चले बच्चा लोग शुरू करें आज का लेक्चर। तो जो वीडियो आपने पहले देखा जनरेटर का, उसमें आपने उसका पूरा थियोरेटिकल पार्ट देखा कि कैसे जनरेटर बनाया जाता है, क्या उसका कंस्ट्रक्शन रहता है। इस वीडियो में आज के लेक्चर में हम देखेंगे उसका एक्चुअल वर्किंग। देखिए वर्किंग आपने देखा है, आपने वो सेम चीज़ 10th में भी पढ़ी हुई है, ठीक है। अब उसके अंदर किस तरीके से ईएमएफ जनरेट हो रहा है। जनरेटर मतलब क्या है? करंट प्रोड्यूस करने वाला एक डिवाइस है ना। इसके बाद में इसका ना आपको एक प्रैक्टिकल वर्कआउट भी बताऊंगा। पहले हम थोड़ा जो आपके बुक में दिया हुआ है ना, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए बेसिकली हम वर्किंग की बात करेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। ऑब्वियसली जो पहला जो वीडियो था उसके अंदर की वर्किंग, उसके अंदर भी हमने वर्किंग दी हुई है, लेकिन वो कैसी वर्किंग भाई, एक थियोरेटिकल वर्किंग है, ठीक है। अब देखिए बीच में कॉइल रखी गई है, हमने उसमें क्या देखा था कि यहाँ पे दो मैग्नेट है और उसके बीच में एक कॉइल रखी जा रही है ना। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ से साउथ है। अब चलो जैसे ये कॉइल घूमना शुरू होगी, क्या इसके अक्रॉस फ्लक्स चेंज होगा? जरा सोच के बताना। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग अक्रॉस द प्लेन, प्लेन को चिरती हुई निकल रही है। अब अगर सपोज करो कि इस कंडीशन में ये देखो हमने इस समय क्या ले लिया है, देखिए यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, कितना 5 फ्लक्स लिया है। जब ये ऐसे खड़ी है, अब जब ये ऐसे घूमेगी, जब ये ऐसे घूमेगा तो क्या इसको चिरता हुआ फ्लक्स चेंज होगा? बिल्कुल होगा। देखो देखो जरा ध्यान से सुनो, अभी फ्लक्स ऐसे जा रहा है। अब अगर मैं कॉइल को घुमा दूंगा तो देखो कुछ ना कुछ फ्लक्स चेंज होगा। अब अगर मान लो कि मैं इस कॉइल को 180 डिग्री से घुमा देता हूं तो जितना भी फ्लक्स इसके अंदर से पास होगा वो सारा का सारा ऐसा हो जाएगा। मतलब चलो क्या ये फ्लक्स कहलाएगा? नहीं, फ्लक्स इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। देखो सपोज करो कि अगर मैं कॉइल को थोड़ा घुमा दूं, ठीक है, थोड़ा घुमा देता हूं, सो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसी जा रही है। फिर कॉइल को घुमाने की वजह से देखो ये कॉइल था, इसको घुमा दिया। अब देखो अब ये फ्लक्स स्ट्रेट नहीं है, 90 डिग्री पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक कंपोनेंट लेंगे जो कि यहां से 90 डिग्री बनावे, है कि नहीं। सो एक्चुअल जो फ्लक्स है, एक्चुअल फ्लक्स वो हमेशा चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे ये रोटेट होगा वैसे वैसे एक्चुअल फ्लक्स चेंज होता रहेगा। एंड जैसे ये 180 डिग्री पे आ जाएगा, इसको फ्लक्स बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करेगा, वो तो इसके ऊपर से होता हुआ निकल जाएगा। हमने देखा था फ्लक्स के समय कि जो इसको चिरता हुआ निकलेगा उसी को हम फ्लक्स बोलते हैं, इसके ऊपर से निकलते हुए को फ्लक्स नहीं कहा जाता। सो एक चीज तो ऑब्वियस है, as the coil is rotated, the flux across the coil changes। अब फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स के कारण क्या चेंज होगा? सीधी सी बात है, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, resulting in induced EMF and current। बच्चा लोग ये किसने कहा था हमको? फैराडे ने। फैराडेस फर्स्ट लॉ था ना कि अगर किसी भी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। अच्छा ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा जरा देखो। सपोज करो लेट इनिशियली द coil is perpendicular to the magnetic field
लाइंस। यानी इनिशियली ये सिचुएशन मान के चलो, कैसे सिचुएशन है कि जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर है, तो इसके अंदर थीटा 90 हो गया। थीटा मतलब क्या होता है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री नहीं, यहाँ पे 0 डिग्री होगा। एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एरिया वेक्टर कहाँ होता है? कॉइल के परपेंडिकुलर, यानी ये हो जाएगा आपका एरिया वेक्टर। तो ये एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा कितना हो गया? 90। सो फ्लक्स कितना इंड्यूस होगा? फ्लक्स कितना होगा इसके अंदर? फ्लक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है, B डॉट A, BA cos थीटा इज इक्वल टू B। यानी इनिशियली इसके अंदर फ्लक्स कितना है? BA। अब अगर मान लो कि मैं इसको रोटेट करता हूं बाय थीटा डिग्री, सपोज, एक मिनट, suppose the coil is rotated by an angle theta। अब हम क्या कर रहे हैं? ये जो कॉइल था, देखो ये कॉइल है, ये कॉइल का एरिया वेक्टर, मैं इसको थीटा डिग्री से घुमा देता हूं। अब चलो, जब कॉइल घूमेगा तो उसका एरिया वेक्टर भी साथ में घूमेगा। सो ये कॉइल को मैं घुमा रहा हूं, सो अगर ये घूमेगा सो अपने एरिया वेक्टर को साथ में लेके घूमेगा। इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे। अब अगर कॉइल थीटा डिग्री से घूमेगा सो मैग्नेटिक फील्ड से वो थीटा डिग्री बनाएगा, यानी कुछ ऐसा। ये हो जाएगा एरिया वेक्टर और ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। हमने कितना रोटेट कर दिया इसको? थीटा डिग्री से। सो इस समय फाई कितना हो जाएगा? प्लस इज इक्वल टू B डॉट A, BA cos थीटा। ठीक है। अब चलो, ये रोटेट कर रहा है, अपने ही जगह पे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन पिक्चर में आएगा। आपने 11th में पढ़ा था रोटेशनल मोशन। Suppose let the coil is rotated with an angular velocity ओमेगा। हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी ले लेते हैं, कितनी? ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11th याद है? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम। सो इसको मैं ले लेता हूं एट टाइम t एंगल थीटा। ठीक है। इस समय हम टाइम 0 लेके चल रहे हैं। इस समय का टाइम कितना लिया है हमने? 0 इनिशियली। उसके बाद जब मैं रोटेट कर रहा हूं कि कुछ पर्टिकुलर सेकंड्स में, तो इतना एंगल बन जाएगा एंड इतना एंगुलर वेलोसिटी होगा। सो यहां से थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? ओमेगा टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट याद है ना, कितनी वैल्यू हो जाएगी? ओमेगा टी। इसको उठा के यहां रख दो। Therefore flux is equal to BA cos ओमेगा टी। इतना फ्लक्स आ गया आपके कॉइल के अंदर। अब ये जो फ्लक्स है ये एक सिंगल कॉइल का है। सपोज करो कि यहां पे n नंबर ऑफ टर्न्स, ये फ्लक्स कितना आया? एक कॉइल के अंदर। लेकिन अगर मैं ऐसी n नंबर ऑफ टर्न्स लेता हूं तो फॉर n टर्न्स ऑफ कॉइल फ्लक्स कितना आ जाएगा? टोटल फ्लक्स n BA cos ओमेगा टी। एक कॉइल में इतना फ्लक्स, तो n टर्न्स में कितना फ्लक्स? मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा n BA cos ओमेगा टी। ठीक है। अभी हमने क्या देखा? सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा वो चीज। ओके।
अब अच्छा लोग ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, बच्चा लोग फैराडे ने दो लॉ दिए थे ना। सेकंड लॉ क्या बोलता था? ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी फाई बाय dt। यहाँ पे हम टोटल फ्लक्स की बात करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो मैं मोड को हटा देता हूं। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ वैल्यू की। फिलहाल हम डायरेक्शन नहीं देखेंगे। ठीक है, यह काम पता चले डायरेक्शन के साथ देखते हैं। चलिए ईएमएफ डायरेक्शन के साथ, तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय dt। मैं डायरेक्शन की वजह से माइनस लगाया है, डायरेक्शन के साथ कर रहे हो। ओके, टोटल फ्लक्स कितना है? NBA cos ओमेगा t बाय dt। NBA ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, माइनस NBA d cos ओमेगा t बाय dt। अब चलो ये क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? cos का विद रिस्पेक्ट टू t। सो माइनस NBA cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा t। बच्चों लोग ध्यान देना, d बाय डी एक्स ऑफ साइन x ये होता है cos x, और d बाय डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस साइन x। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चों को ये पता होगा, बायो वाले बच्चों को भी पता होगा, बिकॉज बहुत बार किया होगा। नहीं भी पता तो अब याद रखना, ये डायरेक्ट रूल है, आपको इसको याद रखना ही है। दूसरी चीज अगर ध्यान से देखना, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसके टर्म्स में? t के टर्म्स में, लेकिन यहाँ पे क्या है? ओमेगा t। सो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? जरा ध्यान से देखो। सपोज अगर मैं ऐसा लिखूं d बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर का रेज टू 4 बाय dx। हम डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं? dx का, लेकिन फंक्शन के ऊपर 4 पावर में है, तो पहले इस पूरे का डिफरेंशिएशन होगा और फिर ब्रैकेट के अंदर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन होगा, बिकॉज हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ x का, लेकिन कुछ फंक्शन होने के कारण पहले हमें पूरे का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं d sin ax बाय dx, हम डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं? किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ये पूरा फंक्शन एक साथ है, मैं sin और ax को अलग अलग नहीं कर सकता हूं, वो दोनों साथ में है, तो मुझे पहले इन पूरे का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि वो हो गया cos x, लेकिन रियल डिफरेंशिएशन किसके लिए था? x के लिए, a के लिए नहीं। तो मुझे d बाय dx ऑफ ax फिर से करना पड़ेगा। ये करने के बाद ये भी करना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज डिफरेंशिएशन x के लिए है। सो यहाँ पे a कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, dx बाय dx 1 हो जाएगा। सो क्या हो गया? cos ax a। सिमिलरली cos का माइनस साइन और ओमेगा t का ओमेगा, हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t के लिए। ठीक है, चलिए इस ओमेगा को मैं देखो, ये माइनस माइनस प्लस, अब ये क्या हो गया? n b a ओमेगा इज इक्वल टू साइन ओमेगा t। अब चलो ये देखो, ये चारों चीज कांस्टेंट है, n b a ओमेगा, इन सब की अपनी अपनी वैल्यू होगी। सो इन सब के बदले हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? e नॉट साइन ओमेगा t। इसको हम कहते हैं मैक्सिमम ईएमएफ। देखो एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं? एसी जनरेटर, तो उसके अंदर जो ईएमएफ है वो चेंज होता रहता है, उसकी वैल्यू तो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। ठीक है, अगला चैप्टर जो है हमारा अल्टरनेटिव करंट, हम उसमें इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि समझेंगे, डिटेल में समझेंगे उस चैप्टर में कि आखिरकार है क्या।
फिलहाल अभी के लिए इतना याद रखो कि एसी करंट, एसी ईएमएफ जो है उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है, कई बार उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड भी चेंज होती रहती है। सो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम डिनोट करते हैं ई नॉट से, और वो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? इन तीनों कांस्टेंट से। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर मुझे करंट निकालना हो तो यहां से करंट कैसे निकालूंगा? सपोज करो कि जो कॉइल हमने लगा रखी है उसका रेजिस्टेंस R है। लेट R be the resistance of coil and turns, जितने भी टर्न्स है सबको मिला के रेजिस्टेंस कितना है? R। तो करंट कितना इंड्यूस होगा? वोल्टेज बाय R। एम आई राइट? सो यहां पे क्या लगा देंगे हम? ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ? E नॉट साइन ओमेगा टी बाय R। अब E नॉट बाय R जो है ये भी एक कांस्टेंट है। देखो रेजिस्टेंस कांस्टेंट, E नॉट मैक्सिमम ईएमएफ, पर्टिकुलर समय का करंट, पर्टिकुलर समय का ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा। सो इन दोनों के लिए हम एक नया कांस्टेंट लिख लेते हैं, I नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे I नॉट क्या है? E नॉट बाय R, और यहां पे E नॉट क्या है? एम बी ए ओमेगा। इन कांस्टेंट से मिलने वाली एक दूसरी कांस्टेंट है, हमने इसको लिख दिया E नॉट, मैक्सिमम ईएमएफ। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम करंट इन सर्किट। ठीक है, पूरे एसी सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना होगा? दैट इज I नॉट। ठीक है बच्चा लोग, सो एसी जनरेटर टॉपिक जो है बस वो इतना ही था। आखिरी में खाली इसका एक ग्राफ देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है। ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस टाइम एंड थीटा। देखो हम यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बच्चा लोग, वो थीटा और टाइम दोनों के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो एक चीज तो है कि हमारा जो ग्राफ है वो ना ही स्ट्रेट लाइन होगा ना ही कर्व होगा। क्यों? यहाँ पे साइन आ गया। आपको साइन और कॉस का ग्राफ पता है? जिन अब ये जो ग्राफ है ये हम टाइम और एंगल दोनों के लिए देखेंगे। देखो जरा ध्यान से देखना, हमने क्या देखा था कि पहले कॉइल परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री, ठीक है। फिर हमने क्या करते थे, कॉइल मतलब उस समय हम थीटा 0 था, जब यहाँ पे था तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना था? 0 डिग्री। सो ये हम ले लेते हैं 0 डिग्री। फिर हमने क्या किया, धीमे 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 करते 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 उसको पूरा 180 डिग्री रोटेट कर दिया। सो यहाँ पे ले लेते हैं कहीं पे 180 डिग्री, और इसके बीच में कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। बेटा कभी ना कभी वो कॉइल 90 डिग्री पे होगी ना। देखो जब ये मैग्नेटिक फील्ड ये एरिया वेक्टर, सो एक समय ऐसा आएगा कि जब दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो, ठीक है। फिर हम एंगल और चेंज कर रहे पूरा घुमा रहे हैं। हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना वो पूरा 1 रोटेशन के लिए है। किसके लिए? 1 रोटेशन। सो पूरा 180 घूमते 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 वो किस पे आ जाएगा? 270 पे, एंड फाइनली पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा, यानी कि एंगल कितना हो जाएगा? 360। ओके, अब किसी भी चीज को पूरा घूमने में जितना समय लगता है उसको हम पीरियोडिक टाइम कहते हैं। याद है ना? डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल टी से। बस अब पीरियोडिक टाइम पता है ना? टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन। अर्थ का पीरियोडिक टाइम क्या होता है? 24 आवर्स कंप्लीट रोटेशन करने में। सो एक कॉइल को कंप्लीट रोटेशन करने में कितना समय लगा? कैपिटल टी, पीरियोडिक टाइम। अब 180 डिग्री मतलब जब सर्कल आधा घूम गई, टी दिख नहीं रहा, ओके वेट,
यहाँ पे दिख रहा है टी, हाँ अब दिखा, दिख रहा है, यस। अच्छा बच्चा लोग, ये 1 कंप्लीट रोटेशन था और ये 1 हाफ रोटेशन था। सो अगर रोटेशन हाफ है तो टाइम भी आधा होगा, यानी यहाँ पे टाइम क्या है, t/2। ये आधे का भी आधा, देखो 180 आधा, 90 उसका भी आधा, सो ये क्या हो जाएगा, t/4 और ये हो जाएगा 3t/2। अब चाहो तो करके देखो, ये आधा, ये 75%, यानी कि 75% कितना होगा, 75/100। टाइम कितना हुआ बच्चा, ये 75% टाइम हुआ ना, तो 75/100 यानी कि 25 3 सा 25 4 सा, सो 3t/4। ओके, और यहां पे हम ले लेते हैं करंट। तो बच्चा लोग अब करंट कैसा आएगा, ये इस टाइप का करंट, इस टाइप का ग्राफ में मिलेगा। अब ये ग्राफ कहां से आया, अच्छा आपको नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा, एक मिनट मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, यस कुल। अब बच्चा ये ग्राफ ऐसा क्यों आया, ये है साइन का ग्राफ। मैथ्स वाले बच्चे ने पढ़ा होगा, बायो वाले आपने भी देखा होगा, साइन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से रहता है। यहाँ पे करंट पहले तो बढ़ रहा है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, एक पीक वैल्यू आ गया। इस समय करंट की पीक वैल्यू आ गई, जिसको हम I0 बोलेंगे। फिर वो वापस घटता गया, घटता गया, घटता गया और 180 पे फिर से करंट 0 हो गया। अब देखो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, इसीलिए ग्राफ नीचे चला गया। और यही है ऑल्टरनेटिंग करंट। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, इसलिए हमने नेगेटिव साइड में रखा। अब देखो क्यों ऐसा हुआ, एक्चुअली जब कॉइल पूरी 180 डिग्री घूम गई तो उससे तो फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा, फ्लक्स 0, ईएमएफ 0, तो करंट 0, इसलिए हमने यहाँ पे 0 कर दिया। इनिशियली क्या था, करंट 0 था, बिकॉज इनिशियली फ्लक्स तो कांस्टेंट था, बी ए, हम देखा था ना, B इंटू ए कॉन्स्टेंट था, सो करंट होगा ही नहीं। करंट इंड्यूस कब होता है, जब फ्लक्स चेंज होता है। इनिशियली करंट चेंज नहीं था तो करंट, सॉरी इनिशियली फ्लक्स चेंज नहीं था तो करंट 0, फिर फ्लक्स चेंज होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, अब फ्लक्स 0 हो गया, वापस फ्लक्स चेंज हो रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। समझ आया बच्चों? सो ये ग्राफ है इंड्यूस करंट वर्सेस टाइम एंड एंगल थीटा। सो बच्चा लोग इसी के साथ आपका ये चैप्टर और आपका ये टॉपिक एसी जनरेटर पूरा समाप्त होता है। थैंक यू।